इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य भाग 2। इसमें हम फसलों की भरमार से पढ़ेंगे। तो देखिए उस समय कौन कौन से पैमाने हुआ करते थे, मुश्किलें क्या हुआ करती थी, कौन से मौसम हुआ करते थे वो मालूम चलेगा। तो चलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। वो दो मुख्य चक्र कौन थे? एक था खरीफ का महीना मतलब पतझड़, या अप्रैल और मार्च का महीना, चाहे उस या यही अप्रैल आता है। और दूसरी है रबी मतलब वसंत, ठंडा जब शुरुआत होता है ना, ये सितंबर अक्टूबर का महीना, उस समय खेती की जाती थी। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें, सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर साल के कम से कम दो फसलें होती थी, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे। वहां पर अब समझो कि जहां पर बारिश और सिंचाई के सारा साधन मौजूद हो, वहां पर तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। अनेकों प्रकार के यहाँ पर फसल होने लगे थे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आईएन अकबरी हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। कितना? 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। तो 39 प्रकार का फसल उस समय होता था, आज से 400-500 बरस पहले। जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी और 43 प्रकार की फसल दिल्ली में केवल उगाया जाता था। और सिर्फ बंगाल की बात कर लिया जाए तो बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। 50 किस्म के चावल पैदा किया जाता था केवल बंगाल में। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था कि दैनिक आहार मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाने वाला सामान है। मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। हम लोग केवल गुजारा करने के लिए खेती नहीं करते थे, व्यापार करने के लिए भी करते थे। स्रोतों की बात कर लिया जाए तो हमें अक्सर जिन्स ए कामिल मतलब सर्वोच्चतम फसलें जैसे लफ्ज हमें मिलता था उस समय। और मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा देता था मुगल साम्राज्य की, तुम खेती करो, क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादा कर मिलता था, बहुत ज्यादा पैसा मिलता था राज्य को। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी, बहुत बढ़िया फसल होता था गन्ना और कपास का, और ये खेती बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते थे। मध्य भारत और ढक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। अब बंगाल में पूरा चीनी मिलता था और ये सब बंगाल के प्रांत में आते थे। बिहार और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बांग्लादेश, ये सब बंगाल के इलाके में आते थे। तो भैया हम लोग की तरफ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में तो गन्ना तो बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। और चावल, इतने बड़े इलाके में चावल 50 किस्म का नहीं होगा तो कितने किस्म का होगा? तो 50 किस्म के चावल और कपास और चीनी बहुत बढ़िया यहाँ पर मिलता भी था, बुआता भी था हम लोग के पास और बिकता भी था। आगे है तिलहन मतलब तेल वाला सामान। तो तिलहन जैसे सरसों, दलहन भी, तिलहन में सरसों और दलहन में आ जाएगा रहर, मसूर, चना, बाकला, ये सब आते थे। तो दलहन भी नकदी फसलों में आता था। और इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उत्पादन और व्यापार किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ेगा ही। उत्पादन होगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो ज्यादा उत्पादन होगा, नहीं तो काय को होगा। यहाँ पर देखिए छोटा में लिखा गया है कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि धीरे धीरे समृद्ध होते गया और आबादी, जनसंख्या भी हमारा बढ़ते गया। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक
बड़ा नतीजा यह निकलता है कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगा, और आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई, और 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी हो गई थी। समझो कि उस समय जो 6 करोड़ जनसंख्या था गिना हुआ, वो अब जाकर 33 करोड़ हो गया था 200 वर्षों में ही। तो इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ा तो यहाँ पर तो दिक्कत होगा ही, हर चीज को दिक्कत होगा, खाने को लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनाज उगाया जा रहा है डबल, मतलब 6 करोड़ था तो कितना 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ के लिए उगाया जाता हो, और 35 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो उसके लिए तो भैया सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पे आगे देखिए, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत देश में अलग अलग देशों से फसल पहुंची। जैसे में मसलन यहाँ पर देखा जाए तो मक्का जो था भारत में अफ्रीका से आया और स्पेन के रास्ते आया था, और 17वीं सदी तक आते आते इसकी गिनती पश्चिम बंगाल, पूरे बंगाल प्रांत में मुख्य फसल में होने लगी थी मक्का का गिनती। और देखो यहाँ पर टमाटर, आलू, मिर्च जैसे सब्जियां जो थी ना, नई दुनिया से आई थी। और इसी तरह अनानास, जिसको अनारस बोला जाता है, अनारस, पपीता जैसे फल जो थे वहीं से आए थे, हमारे देश के ये नहीं थे। लेकिन हमारे तरफ अनार होता था, अनार, बेदाना सब होता था, अनारस शायद ये नहीं होता था। अनारस का इतिहास हमको अभी तक पढ़ने को मिला नहीं है, लेकिन इससे मालूम चलता है कि अनारस बाहर से आया था। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जहां पर पानी की जरूरत पूरी हो जाए, तुरंत पानी मिल जाए, अनारस वहीं पर होता है, पपीता वहीं पर होता है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो बाहर के देशों से आया था? भले गिनती ये बाहर के देशों से किया जा रहा है, लेकिन बुक बता रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पास सबूत तो होगा ही, ऐसे ही तो बोलेगा नहीं। तो कुछ बातें हैं जो हमें माननी भी चाहिए और कुछ बातें हैं जो हमें नहीं माननी चाहिए। तो जब हम आज 200-300 वर्षों से अनारस है, अनार है, अनार तो भैया पहले के जमाने का, अनार और बेदाना, पपीता, तो ये सब बाहर के देशों से आया, ऐसा बताया जा रहा है। ग्रामीण समुदाय, ऊपरी लिखी बातों से जाहिर है कि ऊपर के लिखे गए सभी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी होती थी, और किसानों की वजह से ही खेतीबाड़ी हो सकता था, और खेतीबाड़ी का पहल भी होती थी। इससे देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ा था, क्या पता करने के लिए यहाँ पर देखो, यह पता करने के लिए आइए, कहाँ पर आइए, हम समाज के उन समूहों पर एक नजर डालते हैं जो खेती के विस्तार में शरीक थे, खेती करते थे, खेती का विस्तार मतलब खेती बाड़ी को ज्यादा बढ़ाते थे, जंगल काटते थे और उसको खेती लायक जमीन बनाते थे। साथ ही में हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी यहाँ पर गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी जमीनों पर व्यक्तिगत मलकियत होती थी, मतलब किसान अपने जमीन का खुद मालिक होता था। साथ ही में जहां तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। मतलब एक तरीके से माना जाता है कि सामूहिक ग्रामीण समुदाय का वो हिस्सा होते थे हर किसान। इस समुदाय के 3 घटक थे, खेतिहर किसान जो खेती बाड़ी करता हो, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसको मुकद्दम या मंडल बोला जाता था। तो यहाँ पर हम मुखिया के बारे में, पंचायत के बारे में, गांव के बारे में और खेतिहर किसानों के बारे में जानेंगे। 8.3 तस्वीर देखिएगा, आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया। ये पंजाब के गांव को दिखाया गया है जिसमें अनेकों प्रकार के कार्य को किया जा रहा है, अनेकों प्रकार के कामों को दिखलाया गया है, जिसमें ऊंट, घर, चक्की, इधर मसाला पीसना, बच्चों को देखना, माताएं बहनें सब यहाँ पर हैं, और अनेकों प्रकार के कपड़े यहाँ पर हैं, कलर कलर के देख सकते हो आप। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान कई तरह से समूहों में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी
जो नीचे समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी हमारे पास, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। कुछ जाति जो निचली जाति की थी उसको केवल नीच काम दिया जाता था कि भैया तू वही कर, तू तेरा औकात नहीं उससे ज्यादा करने का। इस तरीके से वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़ा बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास है, सबूत है, उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी ही समूहों का था, नीच जाति के समूहों का था, जिसमें से ओबीसी, एसटी, एससी दो कास्ट आते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति। पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति, ये सब आते थे नीच जाति में, जिसमें हम लोग भी आते हैं। हम भी ओबीसी में आते हैं, पिछड़ा जाति में आते हैं, तो हम भी नीच जाति के ही हुए। लेकिन हम लोग का काम था खेती बाड़ी करना, किसानी करना। तो आज भले आप कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो गौरव बना रहा है वह हमारे किसानी से ही बना है। हम खेतिहर थे, खेतिहर हैं और खेतिहर के कुल में ही रहेंगे। हमारा देखो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है, मन शहर में जाने के बाद परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उस परिवर्तन से हमें क्या मिलता है? बीमारी, टेंशन, मौत। उसके अलावा क्या मिलता है जी? शांति तो है नहीं। दिन भर कमाओगे तो रात को खाओगे, नहीं कमाओगे नहीं खाओगे। तो यही सब चलते आता है कि नहीं चलता है? तो ये सब हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया है, हम उसको क्या बना रहे हैं, कितना बर्बाद कर रहे हैं। इसके पास देखा जाए तो इनके पास संसाधन सबसे कम थे। जो सबसे निचले जाति के हुआ करते थे उनके पास संसाधन बहुत कम हुआ करता था, और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। और इनकी हालात कमोबेश, यहाँ पर देखो उनकी जो हालात थी कमोबेश वैसे ही थी जैसा कि आधुनिक भारत में दलितों की थी। जिस तरह आज दलितों का वर्चस्व है उस तरह तो नहीं, लेकिन दलितों को जितना उत्पीड़न था, जितना उस पर अत्याचार किया जाता था, उतना अत्याचार ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति पर किया जाता था। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। जैसे मुसलमान हो गया, तो मुसलमान समुदाय में उनका एक अलग जात होता है जिसको बोला जाता है हलाल खुरान। तो हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर, मतलब गांव से बाहर ही उनको रखा जाता था। और कुछ लोगों का काम था कि उसको अंदर नहीं आने देना है। और इसी तरीके से बिहार में मुल्ला हजादाओ मतलब नाविकों के पुत्र, नाव चलाने वाले के बेटे, चाहे नाव चलाने वाले की तुलना दासों से की जाती थी। सही बात है, जो नाव चलाते थे नौकर ही थे, गुलाम थे। किसान भी नौकर था, गुलाम था। सारा कलाकृति कार्य करने वाला हर कोई गुलाम था, हर कोई नौकर था। मालिक वही थे जो यहाँ पर राज्य करना जानते थे, जिसके पास जमींदारी थी। बाकी सब गुलाम, सब एकदम आम आदमी। समाज के निचले तबके में देखा जाए तो जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, एकदम सीधा साधा। जाति भी समान, गरीबी गरीबी, चारों तरफ गरीबी। सामाजिक हैसियत भी सामने आता था, साला अमीर अमीर था, गरीब 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 था, भिखार भिखार था। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। बीच वाले समूह मतलब मध्य वर्गीय में नहीं था, जिसमें भुंजार, क्षत्रिय ये लोग आते थे ना, ये मौलवी, पठान, ब्राह्मण, इन लोगों को नहीं था। ये लोग बीच के आते थे। और ऐसे माना जाता है कि सबसे ऊपरी कास्ट में ब्राह्मण और मौलवी को माना जाता है यहाँ पे। भारत में तो ऐसा ही है भैया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इन सबको निचले जाति में कसो, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग निचले जाति में सदियों तक जिए हैं। 17वीं सदी की बात कर लिया जाए तो मरवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। जितने भी मरवाड़ मतलब मेवाड़ के इलाके में, जैसे राजस्थान गुजरात के इलाके में, वो सब जितने भी राजपूत हुआ करते थे उनकी चर्चा किसानों के रूप में ही होता है। इस किताब के मुताबिक देखा जाए तो जाट भी किसान थे, जो आज पंजाबी के नाम से जाना जाता है, पंजाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, पंजाब, हरियाणा, और कुछ आपको उधर भी है, पाकिस्तान में भी है।
लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीचे थी, मतलब उनके मुकाबले नीचे थी। यहाँ पर समझो, उस किताब में यह भी लिखा गया है कि जाति व्यवस्था में उनकी जगह भी, राजपूतों की जगह भी 2 नंबर पर आती थी। पहिलका पर ब्राह्मण और मौलवी आते थे, 2 ही आता था। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन मतलब उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी लिया था। गौरव समुदाय ने किया कि हम भी राजपूत हैं, बावजूद इसके कि वो जमीन की जुताई के काम में लगे हुए थे, फिर भी अपने आप को राजपूत घोषित किया। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से, पशुपालन में और बागवानी मतलब जहां पर सब बगीचा लगाया जाता था वहां पर मुनाफा ज्यादा हुआ। इसके वजह से अहिर समाज, गुज्जर समाज, माली जैसे जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठ गई। आपको अहिर मतलब राजपूत तो नहीं, अहिर मतलब राय जी। अहिर आप यहाँ पर शब्द समझ कर देख लो, जिसके पास पहले गाय बैल भैंस पूरा हुआ करता था, दूध खूब बेचा करते थे, इसलिए वो सामने ऊपर आए। गुज्जर में आ जाएंगे भुंझार, तो ये सब भी पशुपालन करते थे और इनका भी बहुत बड़ा बड़ा बगीचा था, इसलिए भी ऊपर आ गए। माली का मतलब यहाँ पर चला आ जाता है माल ढोने वाला भी, चाहे पशुओं की देखरेख करने वाला, चाहे पशु को खरीदने और बेचने पोसने वाले को भी माली बोलते थे। ये सब धीरे धीरे सामाजिक सीढ़ी में ऊपर आए उठे और पूर्वी इलाके में पशुपालक और मछुआरी जातियां, जिसको मलाह के नाम से जाना जाता था, जैसे सदगोप और कैवर्त भी किसानों की ही सामाजिक स्थिति पाने लगे थे। और ये दोनों, ये सदगोप और कैवर्त, ये झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, झारखंड और बंगाल और छत्तीसगढ़ में। तो ये लोग भी सामने उठे, ऊपर आए। पंचायतें और मुखिया, अब यहाँ पर हम पंचायत और मुखिया के बारे में पढ़ेंगे। कुछ समाज के ऊपर तो आ गए, अब पंचायत में चलो और मुखिया के बल पर चलो। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, बुजुर्ग ही फैसला करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। आमतौर पर वे गांवों के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, बुजुर्ग, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे, तो उनके पास पुश्तैनी जमीन होता था। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी, अलग अलग प्रकार के लोग उसमें पाए जाते थे। यह एक ऐसा अल्पंतरण था, देखा जाए तो यह एक ऐसा अल्पंतरण था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। अलग अलग जाति, समुदाय, संप्रदाय, इन सब के बारे में बात की जाती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत जो फैसला करेगी गांव में सबको मानना ही पड़ता था। अब बुजुर्ग जैसा बोलेंगे वैसा सब लोग मानते थे, लेकिन बाद में इन बुजुर्गों को उठाकर लोग फेंक दिया, मुखिया का बल बढ़ गया, इसलिए मुखिया ही सत्ताधारी बन गया। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, पूरा मुखिया पंचायत का सरदार था वो, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। और कुछ स्रोतों से ऐसा भी हमें मालूम चला है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों के आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें उनकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी, और जीतने के बाद मंजूरी जमींदार से लेना पड़ता था कि भैया मैं यहाँ पर मुखिया हूँ। मुखिया अपने औहदे पर तभी तक बना रहता था, मुखिया अपने पद पर तब ही तक, जब तक बना रहेगा तब तक वहां के बूढ़े लोग चाहेंगे। जब तक बूढ़े लोग उन पर भरोसा करेंगे तब तक वो मुखिया रहेगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे और गांव के आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था उस समय। और इसमें पंचायत का पटवारी उनकी मदद करता था। पटवारी को मुंशी बोला जाता है, और मुंशी गांव का जो था वो मदद करता था सब हिसाब किताब करने में, नहीं तो सब गड़बड़ा देगा सब। भ्रष्ट मंडल अक्सर अपने औहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः इन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरफेरी करते थे, और यह भी कि वे अपनी जमीन पर कर का आकलन
कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे, इसीलिए उनको वहां से हटा दिया जाता था। और यही भ्रष्टाचार था, यही भ्रष्ट मंडलों का नीति था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था, हर व्यक्ति टैक्स देता था, उसी से गांव का खर्चा चलता था। और इस खजाने से उन कर अधिकारियों, इन खजाने से जो खजाना था गांव का, उन खजानों से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्च भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। उन पर जितना भी पैसा लुटाया जाता था वो गांव के द्वारा ही दिए जाते थे, गांव के आदमियों द्वारा दिया जाता था। दूसरी ओर बात कर लिया जाए तो इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। उस पैसा का इस्तेमाल बाढ़ से बचने के लिए, अनेकों प्रकार की गतिविधियों से बचने के लिए भी किया जाता था। और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना या नहर खोदना, ये सब गांव के पैसे से ही किया जाता था। गांव के पैसे से गांव की भलाई। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति के हदों के अंदर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इसका भी मुआयना उन लोगों को करना था। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। यहाँ पर बात बताया जा रहा है कि जाति का अवहेलना को रोकने के लिए, मतलब एक जाति दूसरे जाति से मिल नहीं रहा है ना, एक जाति दूसरे जाति से शादी नहीं कर रहा है ना, दो जातियों के लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे हैं, इसको रोकने का काम भी मुखिया का काम था, मुखिया के जिम्मेदारी के अंदर आता था। ये चित्र आप देख सकते हो जो 8.4 है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र है, जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। कर अधिकारियों जो दो टोपी पहन के है सब, ये कर अधिकारी है और गांव के बुजुर्ग इनसे मिल रहे हैं और इनको सब पैसा रुपया देते हैं कि भैया इतना वसूली हुआ है, तुम ले जाओ, राजा को दे देना। जो पंचायत हुआ करती थी, पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने, जो भी समुदाय है आपका, जो भी समुदाय हो उससे आपको निष्कासित करना, आपको पद से हटाना, जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार भी थे समुदाय को, पंचायत को। समुदायों से बाहर निकलना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था और इसके तहत देखा जाए तो दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। गांव से निकाल दिया जाता था जितना समय के लिए, उतना समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था उन लोगों को। इस दौरान देखा जाए तो वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। अपने जाति और अपने पेशा दोनों में उसको निष्कासित कर दिया, दोनों से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था और ऐसी कठोर नीति का इस्तेमाल जातिगत रिवाज के अवहेलनाओं को रोकने का था। मतलब तुम दूसरे जाति से प्यार मोहब्बत भी कर लिए, तुमको बेटा भागा दिया जाएगा गांव से। तुम कुछ भी ऐसा कार्य करते हो कि गांव निकाला दिया जा सकता है तो गांव निकाला आपको दिया जाएगा। उतने समय के लिए आप गांव में नहीं आ सकते थे। लेकिन जो बहुत ताकतवर लोग हुआ करते थे वो बुढ़वे लोग को काट दिया करता था, सब मारो साले बूढ़ों को, यहाँ पर केवल अपना राज्य चलेगा। उस गांव में उनका राज्य चलने लगता था। तो इस प्रकार का बहुत सारा केस हमारे समाज में हुआ है। ग्राम पंचायत के अलावा देखा जाए तो गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायत काफी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। मतलब बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके झगड़े का भी निपटारा ये लोग कर देते थे। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाते थे। जो भी सरपंच होता था, चाहे आपको
पंच जो होता था गांव का चाहे जाति का, वो छोटा मोटा झगड़ा ऐसे ही सुलटा दिया करता था, चाहे जमीन का झगड़ा हो, जमीन के दावेदारी का झगड़ा हो, सब खत्म कर देता था। यह तय करती थी कि शादियां, और जो पंचायत था यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मंडलों के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है। जातिगत हो रहा है ठीक, और नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, गांव में किसको किसको ऊपर कितना कितना हक दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, ये सब भी तय किया जाता था। कर्मकांडीय वर्चस्व किस कर्म में होगा, हमारा कर्मकांड कैसा होगा, ये सब भी यहाँ पर बताया जाता होगा। वर्चस्व कैसा होगा, ये सब भी वहां पर बात किए जाते थे। और फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो, फौजदारी और न्याय को छोड़ दे तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को सम्मान मतलब मानता था। जो राज्य था वो पंचायत के फैसलों को मानता भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता था। हमारे जैसा लोग अगर पहले के जमाने में होते ना, तो समझो कि हर पंचायत को हम लोग भंग करवा देते हैं, कि हम लोग उनके घटिया नुक्कड़ बात को मानते नहीं। आजकल तो मोहब्बत हो जा रही है दूसरे दूसरे जाति से। पहले ऐसा होता था तो आपको काट दिया जाएगा, घरे के बाहरी लतियाया जाएगा बढ़िया से। अगर ऐसा होता तो हम लोग आज थुरते। लेकिन पहले का लोग भी मजबूत मजबूत होता था, पहलवान होता था सब ना, तो एक को मारना आम बात थोड़े था। अब पहले का तो हम लोग स्टंट भी नहीं जानते थे, लोहा लकड़ से मारना भी नहीं जानते थे, लेकिन आज जानते हैं। आज तो एक गोली मारो 2-3 ऐसे ही ढेर हो जाएंगे। पश्चिम भारत, खास करके राजस्थान महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में, जो दस्तावेज हमें मिले हैं, उन दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। जबरदस्ती किसी से पैसा लिया जा रहा है, जबरदस्ती आपका सामान उठाकर ले जाया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा आपसे बेगार लिया जा रहा है, उसकी शिकायत यहाँ पर दिया जा रहा है, लिखवाया गया है। शायद उस समय महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य चलता था। आमतौर पर देखा जाए तो यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। यहाँ पर समझो कि आमतौर पर जितनी भी अर्जियां लगता था, गांव के सबसे निचले तबके, निचले जाति के लोग लगाया करते थे। इसमें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, ये सब हुआ करते थे। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसमें आदिवासी, दलित, ये सब आते थे, ये सब निचले जाति में आते थे। और इनको बनाया कौन? इनको बनाने वाला ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज को आज हम फेंक देते हैं, उठाकर घसिया कर फेंक देते हैं अपने इलाके से बॉडी। हमने क्या गलत किया? तुमने मेरे बाप दादाओं पर इतना जुल्म ढाहा, अब मैं तेरे पर ढाऊंगा। औकात है तो रोक के दिखा दे, बात को मानो, ऐसा ही कर डालो। क्योंकि हमारे बाप दादाओं पर जो जुल्म हुआ है उसका बदला तो भैया हम गिन गिन कर लेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अक्सर यहाँ पर देखा जाए तो सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जी दी जाती थी, सामूहिक तौर पर भी यह अर्जी सामने पेश किया जाता था, जिसमें पंचायत में हो जाए चाहे राज्य में हो जाए, कहीं ना कहीं पेश किया जा सकता था, आपको जहां सहूलियत लगे। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रात समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। अब देखो, जो ऐसे संप्रदाय के लोग जो थे, जो इन मांगों के खिलाफ अपना विरोध करते थे, जो जानते थे कि वो सब खत्म जाति का है, सब नीच वाला जाति का है, अछूत है सब, इसलिए वो लोग हमारा खिलाफत भी कर देते थे। जो बड़े जाति के लोग हुआ करते थे, उनके दृष्टि में हमारा कार्य अवैध माने जाते थे। हम लोग की तो औकात ही नहीं थे, हम लोग कीड़े मकोड़े थे उनके सामने। लेकिन आज हम लोग के सामने वो लोग कीड़े मकोड़े हैं, तो फायदा उठाओ भैया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा भर डालो, बाद में देखा जाएगा, अपना जो होगा होगा। उनमें एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग, और बहुत ज्यादा कर वसूल किया जाता था, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। इसलिए के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर कर ले लिया जाता था कि वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाएंगे। खास करके सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान देखा जाए, जब मौसम सूखा हो, चाहे
अकाल पड़ा हो, चाहे पूरे अच्छे तरीके से बाढ़ आ गया हो, तो उस दौरान भी ये लोग सब्र नहीं करते थे, छीन लेते थे। और उनकी नजरों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। जिंदा रहने के लिए एक रिवाजी हक के अलावा कुछ नहीं था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए, और नीचे जाति के जितने भी लोग थे वो सोचते थे और यहाँ पर चाहते थे कि हमारी सुनवाई हो ग्राम पंचायत में। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। राज्य अपना फर्ज अदा करे और न्याय करे हमारे लिए। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो जाते थे, चाहे अलग अलग हो सकते थे। राज्य का फैसला हो चाहे पंचायत का फैसला हो, ये अलग अलग हो सकता था। काहे नहीं हो सकता था? क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है कि यहाँ पर ध्यान से समझो कि निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों को पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। कि भैया आपके मामले में, आप जमींदार हो तो आपके मामले में कुछ अलग फैसला हो जाए, वो आम लोग है तो आम लोगों के बीच में कुछ अलग फैसला हो जाए, किसानों के बीच के लिए अलग फैसला हो जाए। ये हो सकता था, ऐसा नहीं था कि नहीं हो सकता था। आज भी जिसका पैसा है उसी की बोली सरकार बोलती है, जिसके पास पैसा है जज भी उसी का बोली बोलता है, जज दूसरा बात नहीं बोल सकता है। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी कि आप समझौता कर लो, बाकी अपना देख लेना। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे। जो किसान थे ज्यादा विरोध करते थे और उग्र रास्ते अपनाकर सबको कूटते थे, मारते थे, पीटते थे, लतियाते थे, उसके बाद से अपना राज्य चलाते थे। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो गांव छोड़कर भाग जाते थे, गांव छोड़कर वो भाग जाएंगे। और जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता भी थी कि मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है। तो ये कंपटीशन भी चलता था। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। और जब गांव छोड़कर वो भाग जाएंगे तो जमींदार, पंचायत, राज्य, इन लोगों का दलाला निकल जाएगा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। कहेंगे खेती बाड़ी तो इनसे होगा नहीं, आज तक तो किए नहीं, चिल्लाने के अलावा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, छटपटा कर मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो यही सब होता था। इसके आगे अगले भाग में पढ़ेंगे ग्रामीण दस्तकार कैसा होता था, गांव में कैसे कैसे काम किए जाते थे, इसके बारे में यहाँ पर हमें मालूम चलेगा। ये तस्वीर देखो, ये कपड़ा बनाने का ये फैक्ट्री है, यहाँ पर लगाया गया है, उर्दू में इसको लिखा भी गया है। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा बनवाया जा रहा है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।